बदलते भारत की शान। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। किसके रोके रुका है सवेरा के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान। अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना। बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा। पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। अरे ये लीजिए मिठाई। अरे इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी किरनिया का ब्याह नहीं हुआ है। अरे वो लड़की पता नहीं कब का बवाल खड़ा कर दे, हम लोगों को कुछ पता नहीं। उसके दिमाग को हमने इस तरह से घुमा दिया ना कि अब उसके दिमाग में सिर्फ प्रतिष्ठा और सम्मान बचा है। अरे आपका छोटका बेटा अपनी मेहरारू से दूर का हुआ, आप अपने बड़का बेटा और पतोहिया को एकदम आजादे छोड़ दी। पूरा गांव जवान रिश्तेदारी में तू कर रहा है आपकी पतोहिया और आपके धीरज पर। मैं दोबारा अपनी पढ़ाई पूरी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। आज अगर मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए पहला कदम बढ़ा रही हूँ तो वो मेरे इस परिवार की वजह से। माँ ने बड़े भरोसे के साथ मुझे परीक्षा में बैठने की इजाज़त दी है। मैं उनका ये भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी, उनको कभी निराश नहीं होने दूंगी। अगर हर सास माँ जैसी होगी तो बहू को सशक्त होने से कोई रोक नहीं सकता। का बहुरिया दे आई परीक्षा? हाँ माँ, परीक्षा बहुत अच्छी हुई है। लगभग मैंने सारे प्रश्न हल कर दिए हैं। हाँ देखते हैं, अब नाक कटाती हो कि घर का इज्जत बचाती हो। वैसे चोट लगा था, वहां पे दर्द तो ज्यादा नहीं है ना? माँ, बाम लगा लिया था, अभी आराम है। ये बाम लगाने से शरीर का चोट तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर इज्जत पे एक बार चोट लग गया ना तो ना कोनो दवाई काम में आएगा ना तुम्हारा बाम काम में आएगा। अब जाओ जेठ जी को चाय पिला के आओ। और जो हम तुमको बात बोले ना, चिंता मत करो, उसको हम नहीं बदलेंगे, लेकिन हमारा नजर है ना वो टकाटक तुम्हारे ऊपर रहेगा, याद रखियो। आया समझ में? अरे बेटा, तुम वहां क्यों खड़ी हो? आओ। और तुम्हारे पैर का दर्द कैसा है अभी? भैया अभी पैर का दर्द ठीक है, लेकिन आपको कैसे पता चला मैं ही हूँ?
तुम्हारे सिवा और कौन हो सकता है? माँ होती तो सबसे पहले मुझे डांटती और ये सब बंद करा के मुझे सेहत को लेकर 10 हिदायतें दे देती। उसे तो अभी भी लगता है कि ज्यादा पढ़ाई करने से आंख कमजोर हो जाती है। भैया, कोई भी माँ कभी नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे को कोई तकलीफ हो। बच्चा अगर तैरना भी जानता है, ये बात जानते हुए भी माँ के दिल में एक डर सा बैठा रहता है उसके बच्चे के लिए। लेकिन बेटा, तुम कभी मत डरना, क्योंकि जिस रास्ते पर तुम चल रही हो ना, बहुत सारे ताने सुनने पड़ेंगे, बहुत सारी रुकावटें आएंगी, लेकिन तुम रुकना नहीं। भैया, मैं सब समझ रही हूँ। रास्ते मंजिल को पाने के लिए होते हैं, पर मेरे लिए केवल वक्त बर्बाद करने के लिए मैं इन रास्तों पर नहीं चलूंगी। भैया, चाय। हाँ। के ऊपर भरोसा थोड़ी ना है। जब घर में ही लिपा पोती चल रहा हो तो बाकी हम आगे क्या कहे। माँ, आप दवा खा लीजिए। माँ, ये दवा खा लीजिए। बिस्तर लगा दिया है, कंबल भी रख दिया है, आपको आराम मिलेगा। रात में ठंड पड़ने लगी है, आपको कोई जरूरत हो तो मैं कमरे में पढ़ रही हूँ, आवाज लगा दीजिएगा। हाँ तो कोनो ऐसा नहीं कर रही हो, पढ़ाई कर रही हो तो अपने खातिर, हमारी खातिर नहीं। और इस घर के काम धाम तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा? माँ, ये तो मेरी जिम्मेदारी है। और इस घर की मान मर्यादा और संस्कारों की रक्षा करना भी तुम्हारा ही जिम्मेदारी है। और सुनो, लोग बातें बनाने लगे उसके पहले ही सब आजादी छीन लेंगे। देखो बहुरिया, हम तुमको सिर्फ तुम्हारा पढ़ाई करने का इजाजत दिए है। हमारा ये नजर है ना, बराबर तुम पे है। अगर कोनो गलत फायदा उठाने का कोशिश किया ना तो ऐसी हालत करके रख देंगे ना, ये मुंह से जबान निकलना तो दूर, सांस लेना भी दुभर हो जाएगा तुम्हारा। और सुनो, और उस समय सबके सामने हम तुमको कुछ नहीं बोला ना, इसलिए कि घर की आबरू का ख्याल था। लेकिन एक बात की गांठ बांध लो, ये सांस है ना तुम्हारा, ये जितना सीधा है ना, जरा भी देर नहीं लगेगी टेढ़ा होने में। और सुनो, रोज रोज ये फटफटी पे आंचल नहीं फंसेगा। अरे इस घर की बहू हो, सूरज की मेहरारू। जेठ के सामने जो लिहाज रखना है ना, ओके भूलना मत। अब यहाँ पर ही खड़ी रहोगी, जाओ काम करो। चाय पिला।
ठीक हो गया। आजकल ऑटो रिक्शा के कार्बोरेटर में ना कचरा कुछ ज्यादा ही जम जा रहा है। भाई मेरा मानना है कि गाड़ी जब तक ठीक ना हो ना तो सड़क पर नहीं उतारना चाहिए। तो क्या है कि यात्री के जान का खतरा बना रहता है। भैया यात्री की वजह से तो अपने घर की रोजी रोटी चलती है कि नहीं? ठीक हो गया कार्बोरेटर? भाई हमारा हाथ लगेगा तो ठीक होगा ही ना। तुम्हारा भाई जितना अच्छा ड्राइवर है ना उतना अच्छा ऑटो मैकेनिक भी है। यार चंदन, कब तक हम ये सब करते रहेंगे? मैं शहर ये सब करने नहीं आया हूँ। तुम फिर शुरू हो गए। देख, बात शुरू और खत्म होने की नहीं है। मैं गांव वापस लौट जाऊँ। अपना घर है और अपने घर वापस लौटने में क्या संकोच? मैंने सुना है कि धीरज भैया उसको अपना वो कॉलेज की पढ़ाई भी करा रहे हैं। और तुमको अच्छे से पता है कि जब धीरज भैया भाभी की मदद कर रहे हैं तो भाभी को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तुमने अपना मौका गंवा दिया। तुम्हारी जिंदगी में सफल होने के लिए धीरज भैया तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सहारा थे और तुम उनको नजरअंदाज करके यहाँ चले आए हो, है कि नहीं? किसके रोके रुका है सवेरा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। बात इतनी सी है कि मैं शहर जो है ना ये सब करने नहीं आया हूँ। वो तो तुम गांव में भी नहीं कर पा रहे थे। यार देखो, गांव की बात कुछ और थी। अब देखो, यहाँ सब कुछ है, उसके बावजूद मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। बचपन से सुनता आ रहा था कि धीरज भैया शहर में पढ़ाई करते हैं और एक दिन उनको नौकरी मिल जाएगी, बहुत पैसा कमाएंगे, बड़े आदमी बन जाएंगे और घर की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। बस यही सोचकर मैंने डिसाइड किया था कि मैं भी शहर जाऊंगा। लेकिन देख, यहाँ आकर मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। इसमें हंसने की क्या बात है? अगर हंसू नहीं तो क्या करूँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो या इतने भोले हो। यार अब ये सब बातें कहाँ से आ गई भोले होने की? देख, तुमको ये तो दिखाई दे रहा है कि धीरज भैया को काम देने के लिए शहर के लोग आगे पीछे घूम रहे हैं। अरे देश के क्या विदेश के लोग भी उनको अपनी कंपनी में ज्वाइन कराना चाहते हैं। लेकिन तुमको या बाकी लोगों को ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा कि धीरज भैया ने अपने आप को इस काबिल बनाने के लिए कितनी मेहनत की है? हाँ यार, ये बात तो बहुत सही बोली तुमने। धीरज भैया ने बहुत पढ़ाई की है और एक मेरा तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। तो बस तुम देख ही रहे हो। दरअसल होता क्या है ना कि जब कोई इंसान कुछ पा लेता है तो बाकी लोग सोचते हैं कि जब ये इंसान पा सकता है तो मैं क्यों नहीं पा सकता। लेकिन उसके पीछे का संघर्ष सिर्फ वही व्यक्ति बता सकता है जिसने उस चीज को पाने में अपना सब कुछ दांव पे लगाया हो। अच्छा, इसका मतलब कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं तो बड़ा आदमी नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकते मेरे दोस्त? बिल्कुल, काबिलियत सिर्फ पढ़ाई लिखाई से नहीं होती है। अगर तुम किसी काम को लगातार कर रहे हो, गलतियों से सीख रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, सफल हो रहे हो, तो उसको अनुभव कहते हैं। और इस जीवन में अनुभव से बड़ी शिक्षा कुछ नहीं होती। ठीक है, मैं काम करूंगा, गलतियां करूंगा, उन गलतियों से सीखूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। भाई तुम काम तो कर रहे हो, अब कौन सा काम करोगे? हम दोनों मिलकर अच्छा पैसा भी कमा लेते हैं। यार चंदन, मैं ना ये ऑटो रिक्शा वाली जिंदगी जीने नहीं आया हूँ यार। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये ऑटो चलाऊंगा। यार मेरी सोच थी कि मैं किसी ऑफिस में काम करूंगा, मेरे नीचे बहुत सारे लोग काम करेंगे, उनको मैं हुक्म दूंगा। ये सब सोचा है मैंने। अभी भी ना कल्पना की जिंदगी जी रहे हो। वास्तविक जीवन में तुम कब आओगे? यार जरा तुम सोच के देखो, जब तुम गांव में किसानी का काम करते थे तो वहाँ साहब का काम नहीं करते थे क्या? सारा काम तुम खुद करते हैं, मजदूर से कराते थे? हाँ, और वो भी एक दो मजदूर नहीं, बहुत सारे। खेती करने से लेके अनाज को मंडी तक पहुंचाने तक बहुत सारे मजदूर काम करते थे और उन सबको तनख्वाह मैं अपने हाथों से देता था। क्या बात? इसका मतलब ये हुआ कि जो काम तुम शहर करने आए हो वो काम साहब वाला तुम गांव में पहले से कर रहे थे। हाँ, फर्क इतना था कि वहाँ खेत खलियान में काम होता था और तुम यहाँ पर बस अलग काम करोगे। तुम यार मुझे
फंसा रहे हो? मतलब मैं गांव वापस लौट जाऊं? इसमें बुराई क्या है? अपना घर है और अपने घर वापस लौटने में क्या संकोच? नहीं यार, देख चंदन, तू तो जानता है ना, तुझसे कुछ भी छुपा नहीं है। तुझे सच बताऊं ना, मैं गांव वापस जाकर ना आशा की नजरों में झुकना नहीं चाहता हूं। मैंने सुना है कि धीरज भैया उसको अपना वो कॉलेज की पढ़ाई भी करा रहे हैं। तो असल में दिक्कत तुम्हारी ये है कि भाभी पढ़ लिख कर कहीं आगे न बढ़ जाए, क्योंकि तुमको उनकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। या फिर धीरज भैया भाभी की मदद कर रहे हैं और तुमको अच्छे से पता है कि जब धीरज भैया भाभी की मदद कर रहे हैं तो भाभी को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन तुमने अपना मौका गंवा दिया। तुम्हारी जिंदगी में सफल होने के लिए धीरज भैया तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सहारा थे और तुम उनको नजरअंदाज करके यहाँ चले आए हो, है कि नहीं? देखिए, पान की खेती और परिवार एक जैसे होते हैं। जो परिवार को समझता है वो पान की खेती को बहुत अच्छी तरह समझ जाएगा। धीरज बेटा, तुम्हारी ये बात से तो हम चकरा गए हैं। तो पान और परिवार का क्या संबंध है आपस में? देखिए प्रधान जी, पान की खेती कभी खुले आसमान में नहीं की जा सकती है। उसके लिए कच्चे छत की आवश्यकता होती है ताकि धूप सीमित मात्रा में आती रहे। बहुत बढ़िया बात बोले हो धीरज बेटा। अब परिवार को ही खेतीबाड़ी बना दिए। इसमें सबसे ज्यादा खुशी उसको हो रही है जिसको कोई परिवार नहीं। तुमको परिवार के बारे में कुछ जानकारी है? अरे आधा जीवन तो तुम अपना अकेले ही बिताती है। किसके रोके रुका है सवेरा। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। किसके रोके रुका है सवेरा। और अगर पान की खेती पर सीधा सूरज की रोशनी आती है तो हमारे पान की फसल बर्बाद हो जाती है और पान की बेलों को हमेशा सहारे की जरूरत होती है। उसी तरह से हमारा परिवार है। हमारे परिवार के उम्रदराज अनुभवी व्यक्ति परिवार में रहने वाले लोगों की देख रेख करते हैं आवश्यकता अनुसार, और परिवार के काबिल बच्चे वो सहारा हैं जिनकी वजह से हमारा परिवार फलता फूलता है। बहुत बढ़िया बात बोले हो धीरज बेटा। अब परिवार को ही खेतीबाड़ी बना दिए। इसमें सबसे ज्यादा खुशी उसको हो रही है जिसको कोई परिवार नहीं। तुमको परिवार के बारे में कुछ जानकारी है? अरे आधा जीवन तो तुम अपना अकेले ही बिताती है। सूबेदार अकेला रहता है तो क्या हुआ? अरे हम सब हैं ना इसका परिवार। ये तुम कैसन बात करते हो रामलाल?
अरे तुहार लड़का लोग हमको चाचा बोलता है तो हम हुए ना तुम्हारा परिवार, हुए कि नहीं हुए? हा? अब ऐसा बात को दिल पे ना लगाना सूबेदार, हम सब तुम्हारा परिवार है। ये जो हमरा मितवा है ना, ये भी तुम्हारा परिवार है। अरे छोड़ो, गर्दनवा तोड़ देगा का? हाँ, हम सब गांव वालों की यही खास बात है कि हम सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। हाँ तो धीरज बेटा, तुम पान की खेती के बारे में कुछ बता रहे थे। जी, पान के बारे में तो आप लोग पहले से जानते ही हैं। ये सालों साल चलने वाली एक बेल है जिसका उपयोग हमारे देश में पूजा पाठ के साथ साथ औषधि और खाने में भी किया जाता है। बहुत लोग तो ये भी मानते हैं कि पान खाने से मुख शुद्धि होती है और इसकी जो लार निकलती है इससे पाचन क्रिया तेज होती है, जिससे भोजन आसानी से पच जाता है। लेकिन पान में तंबाकू मिलाकर नहीं खाना चाहिए, इसमें हमेशा गुलकंद मिलाकर खाना चाहिए। हाँ, इतना तो हमको नहीं पता है धीरज बेटा। हम तो एक ठो बात जानते हैं कि पान खाने से जीहवा लाल होता है हमारा। देखिए, भारतवर्ष में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ढंग से इसकी खेती की जाती है। जैसे दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा बारिश होती है और वहां नमी बनी रहती है, इसके लिए वहां पर प्राकृतिक परिस्थितियों में इसकी खेती की जाती है। आसाम और पूर्वोत्तर भारत में भी अत्यधिक बारिश होती है और वहां का तापमान सामान्य बना रहता है, इसलिए वहां पे भी प्राकृतिक ढंग से पान की खेती की जा सकती है। लेकिन उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी और गर्मी होती है, इसलिए वहां पर संरक्षित तरीके से खेती की जाती है। अब यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों को लेकर जैसे बांस, घास, फूस वगैरह से अस्थायी रूप से छज्जा या छत का निर्माण करते हैं। पान की फसल की आवश्यकता के अनुसार नमी की व्यवस्था करके कृत्रिम आर्द्रता की जाती है, जिससे हमारी पान की बेलें विकास करती रहे। अब समझ में आया धीरज बेटा कि तुम पान को परिवार के साथ काहे जोड़े। जैसे परिवार को उचित देखभाल की आवश्यकता पड़ती है, जरूरत के हिसाब से संभालना पड़ता है, वैसे ही पान को भी उचित देखभाल और संभालने की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए बोले ना। उसी तरह से पान की खेती की देखरेख की जाती है। धीरज बेटा, एक बात बताओ, इस पान की पैदावार को हम अच्छी तरह कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, पान की खेती बहुत ही नाजुक होती है और बरसात के मौसम में इसका विकास बहुत ज्यादा होता है। इसके लिए उचित तापमान जैसे नमी, प्रकाश, छाया और हवा के साथ साथ मिट्टी का ह्यूमस होना बहुत जरूरी है। सामान्यतः 28 से 35 डिग्री सेल्सियस के तापमान में और 40 से 50% छाया और प्रकाश के लंबे अवधि में ये फसल वृद्धि करती है। धीरज बेटा, अब बता भी दो कि ये खेती कैसे की जाती है। देखिए, जनवरी के महीने में जमीन की गहरी जुताई करके खुला छोड़ देते हैं। इसके बाद दोबारा जुताई करके सामान्य खाद वगैरह मिलाकर भूमि को तैयार कर लेते हैं। उसके बाद बांस, घास फूस की सहायता लेकर एक पूरे खेत में छज्जे का निर्माण किया जाता है, जिससे 50% तक धूप आती रहे। और फरवरी में पान के बेलों की रोपाई पंक्ति विधि से बेलों की दोहरी रोपाई की जाती है। ध्यान रहे, पान बेल के प्रत्येक पोर पर जड़ें होती है जो धीरे धीरे जमीन में विकास करने लगती है, जो हमारी फसल के लिए बहुत अच्छा होता है।
और पान की कलमें जब 6 सप्ताह की हो जाती हैं तो उन्हें बांस की फंटी या जूट की डंडी के सहारे ऊपर चढ़ा देते हैं। जैसा कि धीरज बेटे ने बताया कि हमें नमी को बनाए रखना होगा, पानी का उचित संतुलन बनाकर वातावरण को आर्द्रता से बनाए रखना होगा। जैसा कि प्रधान जी ने आप लोगों को प्राकृतिक कीटनाशक दवा बनाने के बारे में बताया था, हम समय समय पर उसका उपयोग करते रहेंगे और अपनी फसल पर छिड़काव करते रहेंगे तो हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। अरे भाई, तो अब देरी कौन बात का है? कीजिए पान का पैदावार। हाँ, वैसे भी अपने समाज में पान को बड़ा शुभ माना जाता है। कोई भी काम हम लोग शुरू करते हैं तो पान से ही शुरू करते हैं, बड़ा शुभ होता है। कहा सूबेदार? हाँ, ठीक है कह रहे हो। तो ऐसन फंस गए ना एने के ना ओने के। अरे कहाँ सवार हो गया था उस समय पता नहीं कि फक से मुंह से निकल गया वो महारानी की पढ़ाई को लेकर। अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे